नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं लोक जीवन से, लोक साहित्य से, और ये श्रृंखला है घाघ की कहावतों को। घाघ का नाम आप सभी ने सुना होगा। घाघ कन्नौज के पास घाघसराय एक जगह है, वहाँ रहती थी और बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारी कहावतें घाघ ने कही हैं। जो घाघ ने कहावतें कही हैं, हो सकता है वो पहले से ही प्रचलित कुछ रही हों, लेकिन ये माना जाता है कि घाघ एक बहुत ही विद्वान और लोक जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन की सभी बातों की उन्हें बहुत ही गहरी जानकारी थी। कैसे हल होना चाहिए, कैसे बीज बोना चाहिए, कैसी खेती होनी चाहिए, बैल के क्या गुण हैं कि वो अच्छा होता है, हल में हरीस कहाँ लगती है, उसका जुआ कितना बड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें घाघ की कहावतों में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक ऐसा पक्ष है साहित्य का कि जो पूरे शिष्ट साहित्य के मुकाबले कहीं ऊपर ही पहुंचता है और इसे प्रायः नकारा गया है। लोक साहित्य को हमने जितना श्रेय देना चाहिए, जितना आदर देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाए। तो आज से हम शुरू करते हैं कि इन कहावतों को एक एक दो कहावतें हम एक एक वीडियो में लेंगे और ये आपको अच्छी लगेंगी। ये कहावतें लगभग सभी भाषाओं में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ होती हैं, क्योंकि ये जो लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, इनमें लोग अपनी समझते हैं और इनमें अपने हिसाब से भाषा का अंतर कर लेते हैं अपनी। जैसे ब्रज में है वही कन्नौजी में भी है, वही भोजपुरी में भी है, वही बुंदेली में भी है, बघेली में भी है, और इस तरह से थोड़ा बहुत अंतर इनमें पाया जाता है। तो इन लोकोक्तियों का क्या महत्व है, इस पर हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि लोक कहावतों, लोकोक्तियों और लोक मुहावरों को अगर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि लोक मानव के पास जैसा अभिव्यक्ति कौशल है, उसे समझने के लिए विद्वानों को अभी सदियां लग जाएंगी। लोक कहावतों, लोकोक्तियों और लोक मुहावरों के रूप में जो अकूत संपदा हमारे लोक जीवन में बिखरी पड़ी है, जो कुछ हमारे सामने वहाँ से आ रहा है, ये लोक मानव के भाषाई कौशल का एक छोटा सा अंश मात्र है। आवश्यकता इस बात की है कि इस सब को समय रहते लोक जीवन से संग्रहित कर लिया जाए, अन्यथा हमारी भाषा का प्रवाह अवरुद्ध होकर रह जाएगा। क्योंकि शिष्ट साहित्य के निर्माण में लोक साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो शिष्ट साहित्य है, जिसे हम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रमों में होता है, इसके निर्माण में लोक साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह इसमें स्पष्ट किया गया है। श्री नेमचंद जैन का एक वक्तव्य वो मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, उसके बाद एक कहावत यहाँ आज से शुरू करते हैं। नेमचंद जैन जी लिखते हैं कि सदियों के सैकड़ों सांस्कृतिक अनुभव एक लोकोक्ति के निर्माण में समर्थ होते हैं, और फिर लोकोक्ति बनने से क्या, जब तक जन अभिरुचि की कसौटी पर वह खरी नहीं उतरती, जनता उसे चलता सिक्का नहीं कर देती, तब तक उसका अस्तित्व संशय संकुल ही रहता है। आए दिनों हम जिन सैकड़ों लोकोक्तियों, सुभाषितों, मुहावरों और कहावतों को सुनते सुनाते हैं, उनमें लोक संस्कृति की जो जीवंत, रसवंत और आयुष्मान आत्मा है, वह और कहाँ। छोटे छोटे सूत्रों में जीवन का संपूर्ण रस और वैभव संचित कर पाना इन्हीं रससिक्त सकोरों का काम है। तो ये जो रससिक्त सकोरे हैं, जो इन्होंने कहा है कहावतों, लोकोक्तियों, मुहावरों को, देखिए भाषा अगर आप अच्छी बोलना चाहते हैं, आप कोई गद्य लिखना चाहते हैं, आप कहानी लिखना चाहते हैं, आप उपन्यास लिखना चाहते हैं, और उसमें अगर
आपने लोक का पुट दिया है, आपकी भाषा में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, आपकी भाषा मुहावरों का प्रयोग हुआ, कहावतों का प्रयोग हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा संप्रेषणीय हो जाती है, बहुत ज़्यादा असरदार हो जाती है। तो ये इनका महत्व है। लोकोक्तियों यानी और कहावतों का लोक जीवन में तो महत्व है ही, व्यक्ति को संस्कार देने में, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में, और विशेषकर क्योंकि हमारा जो देश है भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि को यहाँ महत्व दिया जाता रहा है। तो कृषि से संबंधित जो हल हैं, बैल हैं या और बहुत सारी बातें हैं, वो घाघ ने इन कहावतों में उसके एक तरह के सूत्र पिरो दिए हैं कि कैसा क्या होना चाहिए, और इनसे हमें पग पग पर एक संचेतना मिलती है, हम जागृत होते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे एक तरह का नीति शास्त्र जैसा है, यानी लोक का नीति शास्त्र, और इसी पर लोक सैकड़ों हजारों वर्षों से चलता रहा है और आज यहाँ तक पहुँचा है। एक कहावत है जिसमें ये बताया गया है कि लोक जीवन का वैकुंठ क्या है, यानी लोक जीवन क्या, लोक मानव का कौन कौन सी खुशियाँ, कौन कौन सी चीज़ें जो घर में उपलब्ध हों, जिनसे वह इतना खुश होता है कि उसको वही स्वर्ग लगता है, वही वैकुंठ लगता है। और ये जो परिकल्पना है, ये समझिए कि उस समय की है। अब तो गांव भी बहुत कुछ बदल गए हैं। जो पुराने गांव हैं या गांव का जो वास्तविक स्वरूप है, वह आपको लोक साहित्य में, लोकोक्तियों में, मुहावरों में, कहावतों में, कहानियों में, इन्हीं में मिलेगा। आज गांव भी बदल चुके हैं। तो ये उस समय का है कि जबकि पूरी तरह से खेती बैलों के द्वारा होती थी। आज तो बैल ही नहीं है, आज तो ट्रैक्टर है। तो उस समय का परिदृश्य को आप ध्यान में रख कर के देखिए कि जो घाघ कहते हैं, उस समय की ये कहावत है कि भुइयाँ खेड़े हर होए चार, भुइयाँ खेड़े हर होए चार, घर होए गेहथिन गऊ दुधार, रहर की दार जड़हन को भात, पाकल नींबू और घिउ तात, दही खाण जो घर में होए, तिरछे नैन परोसे जोए, और घाघ कहें सब ही है झूठा, हुअन छोड़ हियनई बैकुंठा। तो ये जो हुअन छोड़ हियनई बैकुंठा, ये कन्नौजी की बोली के शब्द हैं। यानी क्या क्या चीज हो तो हुअन छोड़, यानी जो स्वर्ग की कल्पना की गई है, स्वर्ग के बारे में कहा गया है कि वहाँ ये होता है वो होता है, पूरा जीवन भर आदमी ये अपने कर्तव्य करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है कि हमें स्वर्ग मिले। तो एक किसान कहता है कि स्वर्ग क्या है, या किसान की दृष्टि से स्वर्ग क्या है, तो वो इस कहावत में घाघ कहते हैं कि भुइयाँ खेड़े हर में चार, यानी घर के गांव के पास खेत हो, कृषि योग्य जो जमीन है, खेती की जमीन है, हमारा खेत जो है वो हो गांव के पास में, हर हुए चार, और चार हल की खेती हो, यानी खेती थोड़ी ज़्यादा हो ताकि उसमें आराम से गुजारा हो सके। भुइयाँ खेड़े हर हुए चार, घर होए गेथिन गऊ दुधार, और अच्छी गृहिणी हो, सुघड़ गृहिणी हो जो घर को अच्छी तरह से साजा सजू करके रख सके, गऊ दुधार, और घर में एक दुधार दूध देने वाली एक गाय हो, रहर की दार जड़हन को भात, अरहर की दाल हो, और जड़हन चावल की एक किस्म है जड़हन, जो बहुत अच्छा चावल माना जाता है, जड़हन चावल की दाल हो, जड़हन चावल का भात हो, और उसमें पाकल नींबू और घिउ तात, भात में थोड़ा घी पड़ा हो, दाल में नींबू पड़ा हो, पाकल नींबू यानी पके हुए नींबू का रस निचोड़ा गया हो, और घिउ तात, तात माने लोक बोली में तत्ता, यानी तात गरम, तो गरम घी हो जो कि उसके ऊपर डाला गया हो, दही खाण जो घर में हो, और घर में दही और खाण जो देसी बूरा है, देसी खाण है जो देसी बनाया जाता है, वो खाण हो और दही हो।
ऐसा ये घर में हो। और तिरछे नयन परोसे जोए, और तिरछे नेत्र करके यानी मुस्करा करके खुशी से, हंसी खुशी से परोसने वाली घर में गृहिणी हो, पत्नी हो। घाघ कहें सब ही है झूठा, अगर ये सब है तो फिर घाघ कहते हैं सब कुछ झूठा है। जो कुछ कहा गया है कि स्वर्ग में ये है, बैकुंठ में ये है, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। हुअन छोड़, यारे वहाँ की बातें छोड़ो, हुअन छोड़ हियन बैकुंठा, यानी यही बैकुंठ है, यही स्वर्ग है, इससे ज़्यादा और सुख कहीं कोई नहीं मिल सकता है। तो ये एक लोक मानव की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी खुश रहने की, सुखी रहने की, सुखी जीवन की जो परिकल्पनाएं हैं, वो वहीं खेती किसानी तक है। तो यही घाघ ने इस कहावत में कहा है। एक और कहावत देखें, दूसरी कहावत देखें, जिसमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को कार्य अपने आप करना चाहिए। व्यापार को किस तरह से व्यापार करना चाहिए, यानी व्यापार खुद ही देखना चाहिए, या फिर खेती करने वाले कृषक को, किसान को किस तरह से खेती करने। तो इसमें एक कहावत में ये पूरा घाघ ने पिरोया है, उसको देखें कि परहथ बनिज संदेशन खेती, बिन देखे बर ब्याहे बेटी, और द्वार पर आए गाड़े थाती, और जे चारों मिल पीटे छाती। यानी परहथ वनिज, इसको समझ लें। परहथ यानी दूसरे के हाथ से, दूसरे के द्वारा व्यापार करना, व्यापार करवाना, यार खुद व्यापार नहीं कर रहा व्यापारी, किसी दूसरे को सौंप दिया कि भाई हमारे बदले का भी ये व्यापार कर लेना, तो ऐसा व्यापारी। संदेशे खेती, यानी खेती न तो खुद कर रहा है, और अगर मजदूर खेती कर रहे हैं तो उसको देखने भी नहीं जा रहा है, केवल संदेश भेज देता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। संदेशन खेती, ऐसा किसान, यानी जो दूसरे के सहारे व्यापार करता है, ऐसा व्यापारी। जो दूसरे को खबर करके, यानी खेत तक जाने के, देखने की भी वो कष्ट नहीं उठाता, श्रम नहीं करता, ऐसा किसान। बिन देखे वर ब्याही बेटी, और ऐसा बेटी का पिता जो कि वर को बिना देखे अपनी बेटी की शादी तय कर दे। हाथ द्वार पर आए गाड़े थाती, और जो दूसरे के, ऐसा व्यक्ति जो अपनी थाती, अपनी संपत्ति को, अपनी पूंजी को दूसरे के हाथ में सौंप दे। पहले जमीन में गाड़ करके लोग रखते थे, तो वही वर्णन है कि दूसरे के द्वार के सामने अपनी पूंजी वहाँ गाड़ा है, भैया हमारी भी ये देखो संपत्ति गड़ी है, हमारा भी धन दौलत गड़ी है, रुपया पैसा गहना गड़ा है, और इसको देखे रहना। ऐसा व्यक्ति, यानी अपनी संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे को दे देने वाला ऐसा व्यक्ति। तो ये चार हुए, यानी ऐसा व्यापारी, इस तरह का कृषक, किसान, और ऐसा बेटी का बाप, और इस तरह का जो कि दूसरे के दरवाजे पर अपनी पूंजी गाड़ आए, उसके कह दे भाई तुम देखे रहना हमारी पूंजी। तो ये सब पछताते हैं, ये चार के चारों पछताते हैं। तो अंत में कहते हैं कि ये चारों मिल पीटें छाती, ये चारों अब दुखी ही होते हैं, क्योंकि इनका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो कि व्यापार खुद न करे, खेती किसानी खुद न करे, बिना बर देखे अपनी बेटी का ब्याह करने वाला बाप, किसी दूसरे के दरवाजे पर अपनी जमा पूंजी जा कर के वहाँ सौंप आए, यानी अपनी थाती जो है वो किसी दूसरे के दरवाजे पर गाड़ा है, और दूसरे शब्दों में अपनी पूंजी पर, अपनी धन दौलत पर, अपनी संपत्ति पर किसी और का अधिकार दे दे, और के अधिकार में दे दे। ये चारों व्यक्ति, इस तरह के चारों लोग बाद में पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं। ये चारों मिल पीटें छाती, यानी ये छाती पीटते हैं, यानी अर्थात ये दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं। तो इन्हें सुधार करने के उद्देश्य से इस कहावत को घाघ ने गढ़ा है। और ये कहावत बहुत सारी चीज़ें, यानी एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम करती है, लोक शिक्षक के रूप में भी घाघ को माना जाता है। तो ये आज की दो कहावतें थीं जो आपने सुनी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें कि ये लोकोक्तियाँ, ये कहावतें कैसी आपको लगीं, और कोई ख़ास कहावत आप
जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखें। और हम इस तरह से अब आगे की कहावतों को लेकर के फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।